पिछले क्लास में बच्चों हम लोग बायोटेक्नोलॉजी में बायोटेक्नोलॉजी क्या है पढ़े और बायोटेक्नोलॉजी प्रक्रिया में आपको कैसे रिकम्बिनेंट डीएनए बनाया जाता है इसके बारे में बताया गया। जो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है या जो आनुवांशिक अभियांत्रिकी है जेनेटिक इंजीनियरिंग, उसमें क्या टूल्स है, टूल्स कौन कौन से हैं, कैसे काम करते हैं, ये सारा बात डिटेल से बताया गया। अब ये जो पहला चैप्टर है आपका बायोटेक्नोलॉजी का, जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम, उसमें जो चैप्टर 11 है इसका लास्ट टॉपिक बचा हुआ है। इसका नाम क्या है? पुनर्योगज डीएनए तकनीक के प्रक्रम, प्रोसेस ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, पुनर्योगज डीएनए तकनीक के प्रक्रम। तो ये उस दिन हम आप लोगों को पढ़ाए, हमने तो बताया कि इस प्रक्रम में सबसे पहले क्या शामिल होता है। यहाँ हम समझाएंगे कि सबसे पहले शामिल होता है कि कोशिका से डीएनए को बाहर, माने कोशिका से डीएनए को बाहर निकालना, ठीक है। उसके बाद डीएनए को काटना, फिर काटने के बाद उसको संवाहक वेक्टर के साथ, संवाहक डीएनए के साथ जोड़ना। जोड़ने के बाद जब जुड़ गया तो हो गया पुनर्योगज डीएनए। फिर उसको परपोषी कोशिका में भेजना और भेज करके वांछित उत्पाद प्राप्त करना, ये उसमें एक प्रक्रम शामिल है। ये सब बताया जा चुका है। अब इसी में हम लोग पहला पढ़ेंगे आइसोलेशन ऑफ डीएनए। आइसोलेशन ऑफ डीएनए, ये आपका प्रक्रम में पहला प्रोसेस शामिल है। इसका हिंदी क्या होगा? डीएनए का पृथक्करण। डीएनए का पृथक्करण। डीएनए का पृथक्करण मतलब आइसोलेट करना, मतलब डीएनए को अलग कर देना। तो डीएनए, कोशिका से डीएनए को अलग करना, कोशिका से डीएनए को अलग करना, या कोशिका से डीएनए का पृथक्करण कर देना, मतलब उससे निकाल देना। अब इसमें क्या है तो देखिए, हम जानते हैं कि डीएनए क्या है? आनुवांशिक पदार्थ। तो कोशिका से आनुवांशिक पदार्थ या डीएनए को बाहर निकालना। तो कैसे निकालते हैं? ये डीएनए या आनुवांशिक पदार्थ होता क्या है बाबू? तो ये होता है कोशिका के अंदर केंद्रक में। तो यहाँ कोशिका के अंदर केंद्रक में या कोशिका के अंदर डीएनए अकेले थोड़े होता है, उसके साथ बहुत सारे बृहद अणु भी होते हैं, बहुत माइक्रोमोलेक्यूल्स भी होते हैं। जैसे उसके साथ आरएनए होता है, प्रोटीन होता है, ठीक है। और यह डीएनए केंद्रक झिल्ली के अंदर पाया जाता है। फिर कोशिका चारों तरफ से कोशिका झिल्ली से घिरा रहता है। अगर पौधा कोशिका का बात है, पौधा कोशिका का बात है, या पौधा कोशिका का बात है, या कवक कोशिका का बात है, या जीवाणु कोशिका का बात है, तो प्लांट से, बैक्टीरियल सेल या फंगल सेल, इनकी कोशिका में क्या पाई जाती है? कोशिका भित्ति। तो अगर कोई यहां तक पहुंचना चाहता है, अगर कोई डीएनए निकालना चाहता है, तो क्या करना पड़ेगा? पहले उसको कोशिका भित्ति को हटाना पड़ेगा। कोशिका भित्ति हटाने के बाद फिर कोशिका झिल्ली हटाना पड़ेगा। कोशिका झिल्ली हटाने के बाद फिर केंद्रक झिल्ली हटाना पड़ेगा। केंद्रक झिल्ली के बाद या कोशिका झिल्ली हटा के आप केंद्रक को निकाल लीजिएगा। फिर केंद्रक में से प्रोटीन हटाना पड़ेगा, आरएनए हटाना पड़ेगा, तब जाकर के हमारा डीएनए मिलेगा। बात समझ में आया? तो डीएनए का पृथक्करण कैसे करते हैं? डीएनए को कैसे कोशिका से बाहर करते हैं? तो देखिए, अगर हम जानते हैं कि पौधा की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। पौधा की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। तो अगर हम पौधा कोशिका से चाहते हैं कि डीएनए को बाहर करें, तो क्या करना पड़ेगा? इसको सेल्यूलेज एंजाइम के साथ ट्रीट करना पड़ेगा, डालना पड़ेगा। अगर कवक कोशिका है, कवक कोशिका है, फंगल सेल है, उससे हम चाह रहे हैं डीएनए बाहर करें, तो कवक की कोशिका भी काइटिन की बनी होती है।
कवक की कोशिका किसकी बनी होती है? काइटिन की। तो उसके लिए काइटिनेज एंजाइम, काइटिनेज के साथ ट्रीट करना पड़ेगा। उसी तरह से बैक्टीरियल से या जीवाणु कोशिका किसका बना होता है? वो म्यूरिन या म्यूकोपेप्टाइड का बना होता है। तो जीवाणु के सेल वॉल को, जीवाणु कोशिका के सेल वॉल को बैक्टीरियल सेल वॉल को अलग करने के लिए हम क्या करते हैं? लाइसोजाइम, लाइसोजाइम के लाइसोजाइम के घोल में इसको हम डालते हैं। यानी कि अगर पौधा कोशिका हो तो सेल्यूलेज एंजाइम के साथ ट्रीट कराएंगे, कवक कोशिका हो तो काइटिनेज एंजाइम के साथ ट्रीट कराएंगे, और जीवाणु की कोशिका हो तो लाइसोजाइम से ट्रीट करा करके, लाइसोजाइम के साथ संसाधित करा करके इनकी कोशिका भित्ति को हम हटा देंगे। यह ऑब्जेक्टिव में परीक्षा में पूछा जाता है। अब कोशिका भित्ति हट गया, अब उसमें मान लिया जाए कोशिका झिल्ली है, उसके अंदर आरएनए है, प्रोटीन है। तो उसी तरह से आरएनए हटाना हो तो आरएनए एज एंजाइम, प्रोटीन हटाना हो तो प्रोटीनेज एंजाइम। ठीक है। तो मुख्य रूप से वसा हटाना हो, लिपिड, तो लाइपेज एंजाइम, लिपिड माने फैट या वसा, तो लाइपेज एंजाइम। और इन सब एंजाइम के हेल्प से, ये जो हम एंजाइम के हेल्प से क्या करेंगे? कोशिका के सारे तत्व को अलग कर देंगे। अब कोशिका के सारे तत्व को अलग करने के बाद, जैसे मान लो हम एक टेस्ट ट्यूब है या टेस्ट ट्यूब है, अब इस टेस्ट ट्यूब में हम पौधा कोशिका लिए हैं, तो पौधा कोशिका लिया तो इसमें सेल्यूलेज एंजाइम डाल दिए, कोशिका भित्ति गायब, प्रोटीनेज डाल देंगे, आरएनए डाल देंगे, लाइपेज डाल देंगे, तो इसका सारा मुख्य तत्व गायब, प्रोटीन, लिपिड और आरएनए सब गायब। अब जो बच जाएगा उसको हम क्या करेंगे कि इसमें चिल्ड C2H5OH, चिल्ड मतलब हुआ काफी ठंडा, जैसे हम लोग जाते हैं ना दुकान पर ये ठंडा पीने, तो कहते हैं भाई आप उनको थम्स अप दीजिए या जो जैसा, जो कोको कोला दीजिए, कहा जाता है चिल्ड दीजिएगा, मतलब अति शीतल, क्या कहेंगे उसको, काफी ठंडा या अति शीतल बोला जाता है। चिल्ड C2H5OH मतलब कि काफी ठंडा, वो चिल्ड C2H5OH इथाइल अल्कोहल में डाल करके हम फाइनली हमको क्या मिलेगा? महीन धागे के रूप में, जैसे धागा होता है ना, ये उलझा हुआ, या आप यूं कह सकते हैं कि रुई को पानी में भिगोइए तो रुई के जैसा, कॉटन के गुच्छा जैसा वो आपको डीएनए फाइनली मिल जाता है। बात समझ में आया? तो ये पहला प्रक्रिया हुआ हमारा डीएनए का पृथक्करण। तो डीएनए को कैसे पृथक्कृत करेंगे? तो पहले कोशिका भित्ति हटाएंगे, फिर इन सब एंजाइम से, अब एक पौधा कोशिका है तो सेल्यूलेज एंजाइम, कवक कोशिका है तो काइटिनेज एंजाइम, जीवाणु कोशिका है तो लाइसोजाइम एंजाइम। उसके बाद ये जो बड़े अणु है, बृहद जो अणु है माइक्रोमोलिक्यूल से, उनको हटाने के लिए आरएनए, प्रोटीनेज, लाइपेज जैसे एंजाइम से ट्रीट करके सारा चीज खत्म कर देंगे, बच जाएगा डीएनए। फिर उसके बाद हम चिल्ड C2H5OH डाल करके हम एक कॉटन के गुच्छा के रूप में डीएनए को प्राप्त करेंगे। तो ये हमारा हो गया पहला प्रकरण कि कोशिका से डीएनए को अलग करना या डीएनए का पृथक्करण। बात समझ में आ रहा है? इसको आप पढ़िए, इतना ही बस इसमें ध्यान देना है। अब दूसरा हमारा टॉपिक दूसरा हो गया, अब डीएनए हमको प्राप्त हो गया, डीएनए प्राप्त हो गया, अब क्या करेंगे भाई? डीएनए प्राप्त हो गया तो अब हम डीएनए को काटेंगे।
फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए। या कटिंग ऑफ डीएनए। डीएनए को, अब हमको जो डीएनए मिला, ठीक है, ये हमको डीएनए मिल गया। तो डीएनए मिल गया तो डीएनए क्या होता है? बहुलक होता है, लॉन्ग पॉलीमर होता है। तो सीधे डीएनए से थोड़े काम होगा। अब उसको हमको क्या करना पड़ेगा? उसको फ्रेगमेंट में बांटना पड़ेगा, या डीएनए को छोटे छोटे खंडों में काटना पड़ेगा। ठीक है, तो हमको पहले से पता है काम कैसे करेंगे। ये काम करेंगे, इस डीएनए को कैसे कट करेंगे, डीएनए को कैसे फ्रेगमेंट में बांटेंगे। तो आप सीधे यहां हेडिंग डालिए, लिख दीजिए किसके हेल्प से? तो विद द हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम, यही ना एंजाइम है। और इसी एंजाइम के हेल्प से प्रतिबंधन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम, इसी रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम या प्रतिबंधन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम के हेल्प से डीएनए को हम खास पॉइंट पर सब पढ़ाए हैं। खास पॉइंट क्या? तो टारगेट साइट क्या होता है वो? तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पर इस डीएनए को क्या करेंगे? हम काट डालेंगे। किस एंजाइम के हेल्प से? इस एंजाइम के हेल्प से। जैसे मान लिया जाए आपका डीएनए है, ये कटेगा तो क्या हो जाएगा? इस तरह का पीस में ये बट गया, इस तरह का पीस में ये बट गया। अब मान लीजिए आप इसको यहाँ लैब में ये काट रहे हैं, ये आपका पॉट है, इसमें रख करके ये सिंगल स्ट्रैंड में बट गया। इसको कहा जाता है RFLP, रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फी। RFLP, रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फी। ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट में छोटा बड़ा डिफरेंट मॉर्फोलॉजी में कट गया। किसके हेल्प से? तो रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम, इसके हेल्प से कट गया। अब ये जो छोटा छोटा पीस में कटा और सिंगल स्ट्रैंड में कट गया, सिंगल स्ट्रैंड में, ऐसा थोड़े उसको हम उंगली से उठा के अलग कर देंगे या चिमटा से पकड़ के अलग करेंगे, नहीं। फिर इसमें हम पहला प्रक्रिया करेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे कि सेपरेशन बनाए, अलग करना। फ्रेगमेंटेड डीएनए, सेपरेशन ऑफ फ्रेगमेंटेड डीएनए, जो खंडित डीएनए हो गया, फ्रेगमेंटेड डीएनए पार्ट with the help of क्या? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड, यानी कि हमारा जो दूसरा प्रक्रम है डीएनए को काटना, डीएनए को खंडों में बांटना, तो किसके हेल्प से किया जाता है? तो प्रतिबंधन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम के हेल्प से किया जाता है। अब जो फ्रेगमेंट में बट गया, इसको काटे और एंजाइम इसमें दिए तो फ्रेगमेंट में बट गया। तो कह रहा सेपरेशन ऑफ फ्रेगमेंटेड डीएनए पार्ट, इसको हम कैसे अलग करते हैं? जो फ्रेगमेंट में बट गया, इस फ्रेगमेंटेड पार्ट को कैसे अलग करेंगे? तो विद द हेल्प ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड का हिंदी होता है जेल विद्युत का संचलन। जेल विद्युत का संचलन। तो कह रहा है कि प्रतिबंधन एंजाइम की सहायता से जो डीएनए छोटे छोटे पार्ट हैं बट गया सिंगल स्ट्रैंड के रूप में, उसको जैल विद्युत के संचलन द्वारा, जैल विद्युत के संचलन विधि द्वारा या जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड द्वारा उसको हम अलग करते हैं। ठीक है, तो ये पढ़ाई होंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, उसमें क्या होता है बताए होंगे ना आप लोगों को। आप बुक में देखिएगा, फिगर दिया गया होगा। इस तरह का एक पॉट होता है, इसमें जैसे क्या होता है कि यहाँ पर एनोड मान लो होगा माइनस,
और यहाँ पर प्लस, इस तरह का यहाँ पर ऐसे मान लो ये निकला हुआ है, ये प्लस है और ये नेगेटिव पॉइंट है, यानी कि कैथोड वाला पॉइंट है, ये एनोड वाला पॉइंट है। अब उसके बाद हम बताए होंगे कि इसमें एक इस तरह का पॉट होता है, बताए होंगे, और यहाँ पर कूप होता है। कूप मतलब हो गया, मतलब कूप, छोटा छोटा कूप, यानी कि छोटा छोटा छिद्र होता है। तो प्रत्येक कूप में आप क्या करते हैं कि जो डीएनए कट किए थे, इस तरह से जो डीएनए कट हुआ था एक होल के रूप में, ये डीएनए यहाँ पिंच कर दिए, सब में डीएनए भर दिए। अब जब आप इसको 122 वोल्ट के आसपास करंट दीजिएगा तो इसमें जेल भरा रहता है पूरा, बताए थे ना। जेल क्या होता है? एगारोज जेल, जो समुद्र में पाए जाते हैं खरपतवार, लाल शैवाल, जिलिडियम और ग्रासिलारिया, उसके हेल्प से जेल बनाया जाता है। ये जेल से भरा रहता है। तो ये क्या होता है कि आपको जब आप इसमें करंट, जब इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें बनेगा, करंट सप्लाई कीजिएगा, ये सब जो कूप है गोल गोल, इसमें भर दीजिएगा। ये क्या होगा कि ये फ्रेगमेंट, क्योंकि डीएनए ऋणावेशित है, तो क्या होगा, एक कैथोड से एनोड की ओर जाएगा, और इसको ये कैसे जाएगा? छलनी प्रभाव के द्वारा। जो डीएनए जितना ही फ्रेगमेंट छोटा होगा उतना ही दूर जाएगा एनोड की तरफ, और जो फ्रेगमेंट जितना ही बड़ा रहेगा वो पीछे रहेगा। बात समझ में आया? तो इस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड से कटे हुए पार्ट को हम अलग करेंगे, हम बताए होंगे इसको। और ये हो गया कि शेविंग इफेक्ट, छालन प्रभाव से अलग हो जाता है। और उसके बाद हम जेल सहित इसको काट के अलग करेंगे। जैसे मान लो यहाँ जेल है, इसमें डीएनए है, और फिर जेल हटा करके हम जेल को घुला करके, और हमें यहाँ शुद्ध डीएनए हमको प्राप्त हो जाता है। कटा हुआ शुद्ध डीएनए पार्ट क्या होता है? प्राप्त हो जाता है। मैंने जेल सहित इसको काट लेंगे, जो अलग पार्ट है। अब देखिए, अब कैसे दिखाई पड़ेगा, ये एक और खास बात, डीएनए ऐसे नहीं दिखाई पड़ेगा, उसको कलर करना पड़ता है, स्टैंड करना पड़ता है। तो स्टैंड करने के लिए क्या करते हैं? तो इथिडियम ब्रोमाइड, जहां एक छोटा छोटा पार्ट का बटा ना, उसी में एक कलर मटेरियल इथिडियम ब्रोमाइड डाल देते हैं, और इथिडियम ब्रोमाइड डाल करके फिर यहाँ डालेंगे। जब डीएनए अलग होगा, जब यहाँ पराबैंगनी किरण दिया जाएगा ना, तो एक चमकीला नारंगी रंग का पट्टी दिखाई पड़ेगा, और उसको जेल से काट करके फिर जेल से निछालन कर लेंगे, उसको कहते हैं इल्यूशन। ठीक है, छालन प्रक्रिया। और इस तरह से हमारा शुद्ध डीएनए क्या हो जाएगा? प्राप्त हो जाएगा। शुद्ध डीएनए क्या हो जाएगा? प्राप्त हो जाएगा। और कह रहे बाबू कि यही प्रक्रिया जैसे हम किए हैं सोर्स डीएनए के साथ, तो यही प्रक्रिया वेक्टर डीएनए के साथ भी करेंगे। ये प्रक्रिया हम करेंगे सोर्स डीएनए। सोर्स डीएनए मतलब कि हम सोर्स डीएनए मतलब हो गया कि जिस डीएनए के हेल्प से हम कुछ बनाना चाहते हैं। जैसे मान लो हम लैब में इंसुलिन हार्मोन बनाना चाहते हैं, तो इंसुलिन हार्मोन बनाने वाला जीन हमारे शरीर में है, मानव के शरीर में इंसुलिन हार्मोन बनता है। तो जीन किसका पार्ट है? डीएनए का। तो हम मानव से वो कोशिका निकालेंगे जिसमें इंसुलिन बनाने वाला डीएनए है, तो वो मानव के शरीर से जो डीएनए बाहर हुआ हो गया सोर्स डीएनए। और हम जिस वेक्टर के हेल्प से या वेक्टर डीएनए के हेल्प से जोड़ करके दूसरे जीन में उसको भेजेंगे, तो हो गया संवाहक। तो संवाहक डीएनए को भी इसी तरीका से काटते हैं और इसी तरीका से जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस विधि से अलग करेंगे। अब हम क्या करते हैं कि जो डीएनए अलग हुआ, हमारा डीएनए का जो फ्रेगमेंट अलग हुआ, उसको हम वेक्टर से जोड़ देंगे। यहाँ जो हमारा डीएनए फ्रेगमेंट अलग हुआ, इसको क्या करेंगे? वेक्टर से। अब मान लो प्लाज्मिड है, तो प्लाज्मिड को भी हम कट किए हैं, तो प्लाज्मिड से इसको हम जोड़ दिए, प्लाज्मिड से जुड़ गया। अब ये हो गया। तो कह रहा है कि जो हमारा ये कटा हुआ पार्ट मिला सोर्स डीएनए, इसको वेक्टर से, वेक्टर डीएनए से जोड़ करके रिकॉम्बिनेंट डीएनए मिल गया, पुनर्युगज डीएनए मिल गया। क्या मिल गया? रिकॉम्बिनेंट डीएनए मिल गया। पुनर्युगज डीएनए बना लेंगे। कुछ नहीं है बाबू, इसमें हम क्या करते हैं, कैसे डीएनए को फ्रेगमेंट में काटते हैं? तो प्रतिबंधन इम्यूनोन्यूक्लियोज एंजाइम की हेल्प से। फिर डीएनए के कटे हुए पार्ट को कैसे अलग करते हैं? तो जेल वैद्युत के संचलन विधि से।
जैव विद्युत के संचलन विधि। या परीक्षा में इसे ही लिखिएगा, ये जानकारी बस 2 चीज याद रखिए काफी है। डीएनए को कोशिका से कैसे अलग करेंगे पहले बता दिए हैं। फिर जो डीएनए मिला उसको फ्रेगमेंट में बांटेंगे, किससे? प्रतिबंधन न्यूक्लियोटाइड एंजाइम से। और जो फ्रेगमेंट में बट गया उसको कैसे सेपरेट करेंगे? तो जैव विद्युत के संचलन विधि अलग कर लेंगे। उसी विधि से हम आपको वेक्टर को भी अलग करेंगे और दोनों को जोड़ देंगे। तो दोनों को जोड़ेंगे किस एंजाइम के हेल्प से? यहाँ डीएनए लाइगेज एंजाइम। कौन एंजाइम बाबू? तो ये मान लो डीएनए है, सोर्स डीएनए, वेक्टर डीएनए है। ये क्या है? सोर्स डीएनए। ये क्या है? वेक्टर डीएनए। दोनों को किससे जोड़ दिए हम? तो डीएनए लाइगेज, पता है ना, डीएनए लाइगेज एंजाइम, जिससे हम 2 डिफरेंट डीएनए को जोड़ने का काम करते हैं। तो डीएनए लाइगेज एंजाइम। तो सोर्स डीएनए को वेक्टर डीएनए से जोड़ दिए, किस हेल्प से? तो डीएनए लाइगेज एंजाइम से जोड़ दिए और क्या बन गया? रिकॉम्बिनेंट। अब हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार है। अब इसको हम परपोषित कोशिका में भेज देंगे। अब हम इसको क्या करेंगे? परपोषित कोशिका में भेजेंगे और वहां इसका ग्रो कराएंगे। बात समझ में आ रहा है? अब आप लोग वीडियो देखिए, किताब की बात पढ़िए, जितना बता रहे उतना ही लिखिए, काफी है यार। तो इस तरह से हमारा दूसरा पॉइंट खत्म। वो आपके बुक में अब तीसरा पॉइंट मिलेगा। कह रहा है जैसे कि मान लो अभी हमने क्या दिखाया था कि हम अपने शरीर के कोशिका से डीएनए बाहर किए। पहला पॉइंट था डीएनए को छोटे छोटे फ्रेगमेंट में बांटे, छोटे छोटे टुकड़ा फ्रेगमेंट में तंतु में बांट दिए और उस तंतु को जैव विद्युत के संचलन विधि से अलग किए। तो क्या हमने की? एक छोटा सा डीएनए का टुकड़ा यानी कि जीन। कौन सा जीन हमने अलग किया अपने कोशिका से? तो जिसके हेल्प से इंसुलिन हार्मोन बनाया जाएगा। अब हमने चूंकि बाबू एक ही ना मान लो, अब हमने एक जीन जो है, सपोज हमने मान लो छोटा सा जीन प्राप्त किया है। ये क्या है? जीन है। हमारे शरीर से, हमारे शरीर के डीएनए से छोटा सा जीन हमको मिला है। यही जीन, इसके हेल्प से इंसुलिन प्रोटीन बनता है या इंसुलिन हार्मोन बनता है। अब एक जीन निकला है, तो एक जीन बाबू निकला है, उस एक जीन को क्या करेंगे? एक वेक्टर के साथ जोड़ेंगे, तो एक ही हमारा पुनर्योगज डीएनए मिलेगा। और एक जैसे मान लो इसको हम जोड़े हैं किससे? ये प्लाज्मिड से हम जोड़े हैं, ठीक है, यहाँ पर जुट गया। अब ये प्लाज्मिड हम आपको टेस्ट ट्यूब में ग्रो कराएंगे, तो एक एक ग्रो होगा टेस्ट ट्यूब में। तो इससे कितना हमको इंसुलिन मिलेगा? इससे कितना प्रोटीन बनेगा? बहुत कम इंसुलिन मिलेगा। लेकिन हम जो बाबू ये बायोटेक्नोलॉजी में जो प्रक्रम करते हैं, जो बायोटेक्नोलॉजी तकनीक हम अपनाते हैं या जेनेटिक इंजीनियरिंग, उसका पर्पस क्या है? कि ऐसा प्रोडक्ट तैयार करना, हार्मोन, एंजाइम या वैक्सीन या कोई प्रोटीन जो मानव के लिए उपयोगी हो, मानव के लिए कल्याणकारी हो। तो आप लैब में, आप वैज्ञानिक हैं, आप थोड़ा सा प्रोटीन बनेगा, थोड़ा सा इंसुलिन हार्मोन बनाइएगा, थोड़ा सा वैक्सीन बनाइएगा, उससे किसका कल्याण होगा? आपका कि पूरे मानव का? आपका सिर्फ कल्याण होगा। तो हमारा प्रोडक्ट
जितना ही ज्यादा मात्रा बनेगा उतना ही ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा, उतना ही ज्यादा कल्याण होगा। तो उसके लिए अब हमारे पास चूंकि ये वो जीने मिला है, वही हम डीएनए से उस खास जीन को अलग किए हैं जिनसे इंसुलिन प्रोटीन मिला है, एक ही मिला है। तो हम क्या करें जिससे हम लैब में बहुत ज्यादा मात्रा में इसको बना लें? तो उसके लिए अब एक टेक्निक अपनाया जाता है जिसका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के समय भी इस्तेमाल होता है। जैसे हम बताया कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में मान लो क्राइम हुआ, वहां मर्डरर का त्वचा कोशिका मिला या ब्लड मिला जिसमें WBC है, तो थोड़ा सा मिलता है, थोड़ा सा, उसमें से थोड़ा सा डीएनए मिला, उसमें थोड़ा सा जीन मिला और उससे हमको मर्डरर को पकड़ना है। तो वहां भी टेक्निक अपनाई जाती है। पीसीआर तकनीक का नाम है पीसीआर तकनीक। उस तकनीक से उस डीएनए का को एम्पलीफाई किया जाता है, उस जीन या डीएनए की बहुत सारी कॉपी तैयार की जाती है और तब उसको रिसर्च किया जाता है। ठीक है, तो हम अब हमारा तीसरा इसमें है, आपके बुक में दिया हुआ है, जो प्रोसेस में जो तीसरा पॉइंट है वो है एम्पलीफिकेशन ऑफ डिजायर्ड जीन विद द हेल्प ऑफ पीसीआर तकनीक। यानी कि पीसीआर तकनीक के माध्यम से जो डिजायर्ड जीन या जो वांछित जीन मिला, जो डिजायर्ड जीन या वांछित जीन मिला इंसुलिन हार्मोन बनाने वाला, इसका एम्पलीफिकेशन करना, पीसीआर तकनीक के द्वारा इस वांछित जीन को प्रवर्धित करना। क्या करना? प्रवर्धित, एम्पलीफाई करना। जैसे आप लोग सुनेगा ना साउंड एम्पलीफायर, लाउड स्पीकर, जो माइक होता है जिसमें हम लोग बोलते हैं तो आवाज पूरा होता है ना, तो उसको क्या कहते हैं? एम्पलीफायर। तो साउंड एम्पलीफायर होता है, आवाज थोड़ा सा सुनेगा और पूरा फैलाएगा जोर से। उसी तरह से एक तकनीक है जिसका नाम है पीसीआर तकनीक। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। क्या होता है बाबू? तो पी से पॉलीमरेज, सी से चेन और आर से रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसका हिंदी और अंग्रेजी दोनों सेम है। तो इसी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन तकनीक के द्वारा हम इस वांछित जीन का बहुत सारा कॉपी तैयार कर लेंगे। और जब बहुत सारा कॉपी तैयार कर लेंगे, बहुत सारा परिवर्तित कर लेंगे, तो बहुत सारे वेक्टर के साथ जोड़ देंगे। अब बहुत सारा वेक्टर के साथ जोड़ेंगे तो बहुत सारे परपोषित कोशिका में सेंड करेंगे। अब बहुत सारे परपोषित कोशिका में सेंड करेंगे तो क्या होगा? हमारा प्रोडक्ट क्या मिलेगा? बहुत ज्यादा मिलेगा। जैसे डिजायर्ड, बहुत सारा डिजायर्ड जीन हम बना लिए, बहुत सारे वेक्टर के साथ जोड़ दिए, अब बहुत सारा वेक्टर को हम परपोषित कोशिका में भेज दिए। मान लीजिए जीवाणु कोशिका है बहुत सारा, और सब में बाबू क्या है? सब में रिकॉम्बिनेंट डीएनए है। सब में क्या है? सब में रिकॉम्बिनेंट डीएनए है। तो अब पहले एगो था, टेस्ट ट्यूब में प्रोडक्शनली में एगो ग्रो कर रहा था, ये तो ज्यादा प्रोडक्ट बनाएगा, ये वाला थोड़े बनाएगा। कौन ज्यादा प्रोडक्ट बनाएगा? ये कि ज्यादा प्रोडक्ट ये बनाएगा। काहे ज्यादा बनाएगा? तो इसमें ज्यादा रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाला, ज्यादा रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, इसमें एक ही है। ज्यादा रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे बना? तो ज्यादा डिजायर्ड जीन मिला, ज्यादा वांछित जीन मिला और ज्यादा वेक्टर के साथ हम जोड़ दिए। अब बात समझ में आई इस तकनीक का क्या महत्व है? तो इस तकनीक के मदद से जो हमारा वांछित जीन है उसका हम बहुत सारा मिलियंस, कई मिलियंस चाहे तो हम कॉपी तैयार कर लेंगे। उसके बाद उतने को हम चाहते हैं ना बृहद स्तर पर ज्यादा मात्रा में। जैसे अभी सपोज अभी हमारे समय में जो अभी कोरोना महामारी चल रहा है तो वैक्सीन बनाना है, तो जो वैक्सीन भारत सरकार बनाएगी तो क्या बनाएगी? सैकड़ा हजार में बनाएगी कि भारत की जितनी जनसंख्या है उससे कुछ ज्यादा बनेगा। क्यों? कि हो सकता है कुछ वैक्सीन रख रखाव के करते गड़बड़ हो जाए, न्यूट्रलाइज हो जाए। तो अगर जरूरत है मान लो 2 अरब का, तो वैक्सीन तैयार करना पड़ेगा 3 अरब। तो उतना बृहद स्तर पर वैक्सीन तैयार करने के लिए बनेगा किस तरीका से? वही यही तरीका होता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा वैक्सीन बनेगा। वो बनेगा वैक्सीन तो लार्ज स्तर पर बनेगा ना, तो उसमें ये प्रक्रिया अपनाई जाएगी। तो कह रहा है कि वांछित जीन का हम परिवर्धन कर लेते हैं,
मिलियंस मतलब लाखों लाखों उसकी कॉपी तैयार कर लेंगे और उसके हेल्प से लाखों वेक्टर के साथ जोड़ करके लाखों परपोषी कोशिका हम भेज देंगे और उस लाख परपोषी कोशिका को ग्रो कराएंगे और बहुत ज्यादा मात्रा में हमारा वांछित उत्पाद प्राप्त होगा। वांछित उत्पाद कुछ भी हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, एंजाइम्स हो सकता है, वैक्सीन हो सकता है, हार्मोन हो सकता है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। अब हम लोगों को देखना है यह जो हम एम्प्लीकेशन करते हैं, जो हम वांछित जीन का प्रवर्धन करेंगे, वो प्रवर्धन कैसे करते हैं। बात समझ में आ रहा है। तब तीसरा एक पढ़ लेंगे, इसको हमको मिटाना पड़ेगा, इसको हम देखेंगे। ये आपके बाबू परीक्षा में पीसीआर तकनीक को आपके परीक्षा में 5 नंबर में पूछा गया। आप देखिएगा 16 या 17 में आया है बिहार बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में भी आता है और यहाँ से 2 नंबर में प्रश्न पूछे जाते हैं। 5 नंबर में आएगा पीसीआर तकनीक से क्या समझते हैं, या प्रयोगशाला में पीसीआर तकनीक से वांछित जीन का प्रवर्धन कैसे किया जाता है। तो फिगर बनेगा, आपके बुक में भी फिगर दिया गया है और लिखना पड़ेगा। 2 नंबर में आ सकता है पीसीआर तकनीक पर कमेंट लिखें। तो पीसीआर तकनीक वह विधि है जिसके द्वारा वांछित जीन का प्रवर्धन किया जाता है और इसका प्रयोग आनुवांशिक अभियांत्रिकी में किया जाता है। काफी हो गया 2 नंबर के लिए। बात समझ में आया। पीसीआर तकनीक क्या है। पीसीआर तकनीक एक ऐसा तकनीक है जिसके द्वारा लाभकारी जीन या वांछित जीन का प्रयोगशाला में क्या किया जाता है, प्रवर्धन किया जाता है। उसकी बहुत सारी फोटोकॉपी बनाई जाती है जिसके मदद से हम बहुत सारा वांछित उत्पाद प्राप्त करते हैं। 2 नंबर में अगर है तो हम पढ़ रहे हैं पीसीआर तकनीक क्या, कैसे होता है ये पीसीआर टेक्निक। ठीक है, यही पढ़ रहे हैं। तो देखिए, आप देखिएगा कि 3 फेज में पीसीआर तकनीक आपके बुक में दिया गया होगा। जैसे मान लो ये डीएनए है, ये आपका क्या है, डीएनए है। बात समझ में आया। और इस डीएनए का, इसमें डीएनए में क्या होगा, एक 5 प्राइम होगा तो एक 3 प्राइम होगा, एक 5 प्राइम होगा तो एक 3 प्राइम होगा। अब मान लिया जाए डीएनए का यह पार्ट है जिसको हम एम्पलीफाई करना चाहते हैं, माने यहां से लेकर के यहां तक ये डीएनए का पार्ट है जो वांछित पार्ट है जिसका हम एम्पलीफाई करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया एम्पलीफाइड, मतलब पार्ट फॉर एम्पलीफाई। ऐसा ही लिख दीजिए कि आप ये यह पार्ट है जो इसका एम्पलीफिकेशन करना है, या पार्ट ऑफ डीएनए फॉर कहला फॉर एम्पलीफिकेशन, पार्ट ऑफ डीएनए फॉर एम्पलीफिकेशन। मतलब ध्यान दीजिए ये पूरा डीएनए है। ठीक है, अब मान लिया जाए कि यह यहां से लेकर के यहां तक ये खास पार्ट हुआ, ये पार्ट जिसको आप एम्पलीफाई करना चाहते हैं। तो ये लिखा हुआ है पार्ट ऑफ डीएनए फॉर एम्पलीफिकेशन, यानी कि डीएनए का वह सेगमेंट जिसे हम प्रवर्धित करना चाहते हैं। तो ये 3 स्टेप में होता है। पहला स्टेप है, इसे कहते हैं डीनेचुरेशन। क्या कहते हैं, डीनेचुरेशन, जिसका हिंदी बाबू होता है विकृतीकरण। विकृतीकरण, डीनेचुरेशन या विकृतीकरण, या इसको निष्क्रियकरण भी कह सकते हैं। निष्क्रियकरण, निष्क्रियकरण, ये हो गया पहला पॉइंट। क्या हुआ, पहला इसमें स्टेप क्या करते हैं हम, पहला स्टेप करते हैं डीनेचुरेशन या निष्क्रियकरण। डीनेचुरेशन या निष्क्रियकरण, ये आपका हो गया पहला पॉइंट। ये लगभग 92 डिग्री सेल्सियस, कितना, तो लगभग 92 डिग्री सेल्सियस, 94 भी कह सकते हैं, 95 भी कह सकते हैं, मतलब 90 डिग्री सेल्सियस से ऊपर
जब हम टेम्परेचर देते हैं तो डीएनए जो है वो निष्क्रिय हो जाते हैं, और निष्क्रिय होकर के दूसरा पार्ट होता है, इसमें अलग हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अलग। निष्क्रिय होकर के हो जाएंगे अलग, और अलग हो जाएंगे तो ये सेगमेंट में बढ़ जाएंगे। अभी क्या हो गया आपको? ये डीएनए सेगमेंट क्या हो गया? अलग अलग हो गया। तो पीसीआर तकनीक जिसके माध्यम से हम वांछित जीन को परिवर्धित करते हैं, पीसीआर तकनीक जिसके माध्यम से हम वांछित जीन का बहुत सारा फोटोकॉपी तैयार करते हैं, उसमें पहला स्टेप होता है निष्क्रियकरण, जिसे 92 डिग्री सेल्सियस यानी कि 92 डिग्री सेल्सियस तापमान के आसपास किया जाता है, जिसके चलते जो डीएनए है, डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड हैं, डीएनए के जो दो लड़ी हैं वो अलग अलग हो गए। इसमें 5 प्राइम से आपको 3 प्राइम होगा, और ये क्या होगा? 3 5 से 3 होगा। कोई दिक्कत? अब क्या किया जाता है कि अब इसके टेम्परेचर को घटाया जाता है, और दूसरा स्टेप होता है, इसे कहते हैं एनीलिंग। हिंदी में कहते हैं तापानुशीलन। तापानुशीलन। दूसरा स्टेप क्या होता है? एनीलिंग या तापानुशीलन। आपको ये काम लगभग 54 डिग्री सेल्सियस के आसपास किया जाता है। अब टेम्परेचर को क्या करेंगे? लगभग 54 डिग्री सेल्सियस कर देंगे एनीलिंग में। और इस बात को क्या किया जाता है, ध्यान देना है आपको, कि लैब में, प्रयोगशाला में छोटे छोटे 2 प्राइमर बनाए गए रहते हैं। क्या बनाए गए रहते हैं? प्राइमर। क्या कहते हैं उसको? प्राइमर कहते हैं। हिंदी में या अंग्रेजी में प्राइमर कहते हैं। प्राइमर। जब प्राइमर आप लोग देखे होगा कि घर में जब पेंट होता है तो पहले प्लास्टर करने के बाद पहले प्राइमर दिया जाता है, तब उस पर पेंट लगाया जाता है। प्राइमर का क्या काम होता है? पूछिएगा किसी पेंटर से। तो ये प्राइमर कह रहा है कि 2 प्राइमर लिया जाता है। प्राइमर क्या होता है भाई? ये प्राइमर तो पेंट वाला यहाँ प्राइमर है नहीं, यहाँ प्राइमर का माने है रासायनिक रूप से बने हुए, रासायनिक रूप से बने हुए, प्रयोगशाला में रासायनिक रूप से बने हुए छोटे छोटे अल्प न्यूक्लियोटाइड। यहाँ प्राइमर का क्या माने हुआ? यहाँ पर प्राइमर का माने हुआ रासायनिक, प्रयोगशाला में रासायनिक रूप से बने हुए छोटे छोटे अल्प न्यूक्लियोटाइड। प्रयोगशाला में रासायनिक रूप से बने हुए, प्रयोगशाला में रासायनिक रूप से बने हुए अल्प न्यूक्लियोटाइड को प्राइमर। प्राइमर क्या होता है? प्राइमर क्या होता है? इसको कहते हैं बाबू, प्राइमर को हम कहेंगे केमिकली सिंथेसाइज्ड। केमिकली सिंथेसाइज्ड मतलब रासायनिक रूप से बने हुए। केमिकली सिंथेसाइज्ड बने, रासायनिक रूप से बने हुए ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स। ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स रासायनिक रूप से बने हुए अल्प न्यूक्लियोटाइड, रासायनिक रूप से बने हुए अल्प न्यूक्लियोटाइड। केमिकली सिंथेसाइज्ड ओलिगोन्यूक्लियोटाइड व्हिच आर, जो कि व्हिच आर complementary to the certain region of DNA, complementary to the, which are complementary to the certain region of DNA, certain region of DNA।
क्या होते हैं प्राइमर? तो प्रयोगशाला में बने हुए अल्प न्यूक्लियोटाइड होते हैं जो डीएनए के खास क्षेत्र के पूरक होते हैं। प्राइमर क्या होते हैं बाबू? तो प्रयोगशाला में रासायनिक रूप से बने हुए अल्प न्यूक्लियोटाइड होते हैं जो डीएनए के खास क्षेत्र के पूरक होते हैं। बात समझ में आया? जैसे मान लिया जाए एक ये डीएनए हुआ, एक ये डीएनए हुआ, तो प्राइमर क्या हुआ? तो कह रहा है प्रयोगशाला में बना हुआ छोटा छोटा अल्प न्यूक्लियोटाइड होता है, प्रयोगशाला में बना हुआ अल्प न्यूक्लियोटाइड होता है जो डीएनए के खास क्षेत्र का पूरक होता है, इसी को कहते हैं प्राइमर। बात समझ में आ रहा है? तो अब हम बात कर रहे थे कि प्राइमर क्या होता है? तो रासायनिक रूप से बने हुए छोटे छोटे अल्प न्यूक्लियोटाइड जो डीएनए के खास क्षेत्र के पूरक होते हैं। रासायनिक रूप से बने हुए अल्प न्यूक्लियोटाइड जो डीएनए के खास क्षेत्र के पूरक होते हैं। रासायनिक रूप से बने हुए अल्प न्यूक्लियोटाइड जो डीएनए के खास क्षेत्र के पूरक होते हैं उसे कहते हैं प्राइमर। वही आपको यहाँ अंग्रेजी में लिखा हुआ है, केमिकली सिंथेसाइज्ड रासायनिक रूप से बने हुए ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स या अल्प न्यूक्लियोटाइड व्हिच आर कंप्लीमेंट्री माने पूरक टू द सर्टेन रीजन ऑफ डीएनए, डीएनए के खास। बात समझ में आया? तो कह रहा है कि 2 प्राइमर लिया जाता है। कितना प्राइमर? 2। और 2 प्राइमर को लेकर के हम वहां जोड़ेंगे। किस प्रक्रिया में भाई? तो तापानुशीलन प्रक्रिया। तापानुशीलन प्रक्रिया में जो कितना डिग्री पर होता है? 54 डिग्री सेल्सियस होता है। तो एक प्राइमर हम यहां लगाएंगे, यहां पर एक प्राइमर देंगे, छोटा सा प्राइमर 5 प्राइम से 3 प्राइम, और एक प्राइमर यहां पर देते हैं। एक प्राइमर हम यहां पर देंगे 5 प्राइम से 3 प्राइम, और दूसरा प्राइमर हम यहां पर देते हैं 5 प्राइम से 3 प्राइम। ये दोनों क्या हुआ? प्राइमर। एक प्राइमर यहां दिए, एक प्राइमर यहां दिए। प्राइमर क्या होता है? तो अल्प न्यूक्लियोटाइड होता है। अच्छा, अब आपके मन में विचार आएगा कि सर एगो यहां लिखे, एगो यहां लिखे, तो काहे को यहां लिखे, काहे को यहां लिखे? तो देखिए, ये प्राइमर जो बना वो अल्प न्यूक्लियोटाइड है, तो आपका जो पहले वाला डीएनए स्ट्रैंड है 5 प्राइम से 3 प्राइम है, इसका पूरक स्ट्रैंड क्या होगा? इसका पूरक स्ट्रैंड 5 से 3 में होगा, और जो नीचे वाला 3 प्राइम से 5 प्राइम है इसका पूरक स्ट्रैंड क्या होगा? वो भी 5 से 3 होगा। बात समझ में आ रहा है? और खास बात ये है कि जिस एंजाइम के हेल्प से इस प्राइमर का विस्तार होगा, एक्सटेंशन होगा, फैलाव होगा, जिस खास एंजाइम के हेल्प से इस प्राइमर का फैलाव या विस्तार होगा, वह खास दिशा में काम करता है। दिशा का क्या नाम है? तो 5 प्राइम से 3 प्राइम। इसीलिए हम एगो यहां लिखे, एगो यहां लिखे। काहे? तो इसका जो पूरक लड़ी होगा वो इधर से 5 से 3 होगा, और इसका जो पूरक लड़ी होगा वो इधर से 5 से 3। बात समझ में आया? तो ये दोनों क्या हो गया? ये दोनों हो गया प्राइमर। और प्राइमर जोड़ने के लिए हमने क्या किया? 54 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लिया। इस घटना को कहते हैं तापानुशीलन या एनीलिंग। ये हो गया आपका दूसरा स्टेप। दूसरा स्टेप क्या हो गया? तापानुशीलन। अब तीसरा स्टेप देखिए, इसको आप लिख सकते हैं, ये दोनों क्या हो गया? तो प्राइमर। आप यहाँ फिगर में क्या लिखिएगा? इसको प्राइमर। इसको क्या कहेंगे? PRIMER, प्राइमर। इसको भी क्या कहेंगे? तो प्राइमर, PRIMER। मन दिखाई पड़े कि प्राइमर यहां जोड़ा गया, प्राइमर यहां जोड़ा गया। अब कह रहा है बाबू कि एक खास एंजाइम होता है जिसका नाम है टैप
डीएनए पॉलीमरेज। क्या नाम है? टैग। ये टैग डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम एक खास एंजाइम है जिसके हेल्प से प्राइमर का प्रसार होता है, प्राइमर का एक्सटेंशन होता है। प्राइमर, ये जो खास एंजाइम जिसका नाम है टैग डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, या प्राइमर को क्या करता है, जो ऊपर वाला स्ट्रैंड है पुराना वाला 5' प्राइम, इसको आधार मान करके और इस प्राइमर का ये प्रसार कर देता है। ठीक है, तो एक खास टैग डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के हेल्प से प्राइमर का एक्सटेंशन हो जाएगा। अब देखिए, और 2 डीएनए बनेगा कैसे। तो सबसे पहले प्राइमर, ये एंजाइम क्या है, ये टैग डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम एक खास एंजाइम है जिसके हेल्प से प्राइमर का फैलाव होगा 5 से 3' डायरेक्शन में। टैग शब्द का माने हुआ यह एंजाइम एक खास जीवाणु से बनाया गया है, खास जीवाणु से एक्सट्रैक्ट आउट किया गया है, खास जीवाणु के हेल्प से बनाया गया है, जिसका नाम है थर्मस एक्वाटिकस। क्या नाम है बाबू? थर्मस एक्वाटिकस। यानी कि जो टैग डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वह एक खास जीवाणु जिसका नाम है थर्मस एक्वाटिकस। थर्मस एक्वाटिकस नामक जीवाणु से ये टैग डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम बाहर निकाला गया है या बनाया गया है। इस एंजाइम का खास बात क्या है भाई, ये थर्मोस्टेबल होता है। थर्मोस्टेबल का माने हुआ कि ये एंजाइम इस एंजाइम के काम पर या इस एंजाइम की क्रियाशीलता पर तापमान का प्रभाव नहीं पड़ता है। तापमान कितना ही बढ़ जाए, घट जाए, तापमान इधर उधर होगा, इस पर कोई नहीं प्रभाव पड़ेगा। यानी यह एंजाइम जो खास एंजाइम जिसका नाम है टैग डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, जिसका इस्तेमाल पीसीआर तकनीक में किया जाता है, वो थर्मोस्टेबल होता है। थर्मोस्टेबल का माने हुआ कि तापमान कितना ही बढ़ जाए, घट जाए, इसके काम में या इसके क्रियाशीलता में, इसके एक्टिविटी में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और कहां से निकाला गया है? थर्मस एक्वाटिकस नामक जीवाणु से। ये बाबू ये पूछा जाता है कमेंट में कि टैग डीएनए पॉलीमरेज लिखे, तो टैग डीएनए पॉलीमरेज एक खास एंजाइम है जो थर्मस एक्वाटिकस नामक जीवाणु से बाहर किया गया है, जिसका प्रयोग पीसीआर तकनीक में किया जाता है, जिसके हेल्प से हम प्राइमर का प्रसार कर पाते हैं 5' से 3' डायरेक्शन। दैट्स ऑल। तब इसके हेल्प से क्या होगा कि देखिए, ये तीसरा स्टेप हो रहा है 5' से 3', ये हो गया 5 से 3। अब यहां जो आपका प्राइमर था, यहां जो प्राइमर था, ये प्राइमर यहां फैल गया, प्राइमर का फैलाव हो गया। प्राइमर का फैलाव कैसे हुआ? 5 से 3। ठीक है, फिर यहां जो प्राइमर है, यहां जो प्राइमर लिए थे वो क्या हुआ? ये हो गया 5 से 3, 5' से, और इस तरह से ये प्राइमर 5' से 3' इधर विस्तारित हो गया, प्रसार हो गया, और इसमें इस स्ट्रैंड में इसको आधार मान करके यह प्राइमर इधर से 5 से 3 हो गया। ये इस स्ट्रैंड में, इस पुराने डीएनए स्ट्रैंड को आधार मानकर यह प्राइमर, जो प्राइमर था आपका यहां से यहां तक, ये प्राइमर इधर प्रसार हो गया इसका, और इस स्ट्रैंड में इसको आधार मान करके ये प्राइमर जो यहाँ प्राइमर था, ये प्राइमर जो था, ये इधर इसका प्रसार हो गया। किसके हेल्प से? तो टैग डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के हेल्प से। और इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एक्सटेंशन। क्या कहते हैं? एक्सटेंशन। एक्सटेंशन,
इसका हिंदी होता है प्रसार, एक्सटेंशन, इसका हिंदी होता है प्रसार। और ये काम, फिर इस काम के लिए टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है। ये काम होता है आपका 72 डिग्री सेल्सियस पर। ये आपका हो गया प्रोसेस नंबर 3। पहला प्रोसेस पीसीआर तकनीक में पहला स्टेप होता है निष्क्रियकरण, जो 92 डिग्री सेल्सियस किया जाता है, जिसके हेल्प से डीएनए के दोनों स्ट्रैंड अलग हो गए। दूसरा काम किया जाता है तापानुशीलन, जो 54 डिग्री सेल्सियस होता है, और इस स्टेप पर हम दो प्राइमर ला करके यहाँ दोनों तरफ, एक में 3 प्राइम की तरफ, दूसरे में 5 प्राइम की तरफ, हम एक तरफ इधर और दूसरे तरफ इधर, दोनों में 3 प्राइम की तरफ हम प्राइमर को जोड़ देते हैं। फिर तीसरा स्टेप होता है एक्सटेंशन या प्रसार, जो 72 डिग्री सेल्सियस पर होता है, जो टाइप डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की हेल्प से होता है। और इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि यह डीएनए था, इसका यह पार्ट, इसको परिवर्धित करना था, एम्प्लीफाइड करना था, तो परिवर्धित पार्ट अब 1 से 2 डीएनए बन गया। अब यही प्रोसेस अगर हम 30 बार कर दें, कितना बार कर दें? 30 बार, तो फिर यह 1 से 2 बनाएगा, फिर यह 1 से 2 बनाएगा, 4 हो गया, फिर 4 अलग अलग बनाएगा, 8 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो इस तरह से हम करके हम मिलियन मतलब लाखों इसका फोटोकॉपी बना सकते हैं। किसका? वांछित जीन का या लाभकारी जीन का हम परिवर्धन कर सकते हैं, लाखों फोटोकॉपी बना सकते हैं पीसीआर तकनीक के द्वारा। और इस परिवर्धित या लाभकारी जीन का जो परिवर्धन हुआ, जो फोटोकॉपी बना, फिर उसको हम वेक्टर से जोड़ करके, बहुत सारे वेक्टर से जोड़ करके, बहुत सारे परपोषी कोशिका भेज करके अपना वांछित उत्पाद प्राप्त कर सकते हैं। तो ये पीसीआर तकनीक बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ध्यान से पढ़िएगा, कहीं आपको कोई दिक्कत हो तो पूछिएगा कमेंट में, ठीक है? किताब पढ़िए, 2 बार वीडियो देखिए, किताब पढ़िए, फिर आप उसको लिख जाइए, ठीक है? फिर अगले क्लास में। धन्यवाद।